गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th बायोलॉजी में चैप्टर 3 शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि हम लोगों का पहला यूनिट चल रहा है। पहले यूनिट में हम लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ना था। उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा कि लिविंग बींग्स जो हैं लोअर हो गए, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे विधि है, कौन कौन से मेथोडोलॉजीज हैं, और उसके बाद उनके पढ़ा। फिर सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा स्पेशली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम लोगों को स्पेशली पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अगर बात की जाए रिप्रोडक्शन के परिभाषा की, तो बाकायदा हम लोग फर्स्ट क्लास में देखा था कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग वंस गिव बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्फ। The animal which give birth to young ones are known as parent, and the organism which are delivered are known as offspring. That means कि biological process है जिसमें कोई भी living beings अपनी जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, और जो पैदा करते हैं उनको हम लोग जनक पेरेंट बोलते हैं। जिनकी पैदाइश होती है उनको हम लोग ऑफस्प्रिंग या संतति कहते हैं। अब मामला यहाँ पर यह आया कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात की जा रही है चैप्टर 3 में, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आप जान लीजिए कि ह्यूमन किस तरह के लिविंग बींग्स हैं। ह्यूमन ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स इसमें मेल और फीमेल गैमेट बनता है और दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए तो कई इवेंट्स होते हैं जिनको 9 इंपॉर्टेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया है, और सबसे पहला इवेंट्स आता है गैमेटोजेनेसिस, GAMETOGENESIS, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड। गैमेटोजेनेसिस वैसी प्रक्रिया, वैसा मेथोडोलॉजी है जिसमें गैमेट्स बनता है। चूंकि ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल अलग होते हैं, ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, इसमें मेल फीमेल अलग पाए जाते हैं, इसलिए गैमेट का फॉर्मेशन मेल में अलग प्रोसेस होगा, फीमेल में अलग प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप हो गया गैमेटोजेनेसिस। दूसरा आएगा हम लोगों का इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब गैमेट बन जाए, यानी कि युग्मक बन जाए, गैमेट बन जाए, मेल गैमेट बन जाए, दोनों तैयार हो जाए, तो मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना। इसमें क्या होता है कि मेल अपने स्पर्म को, अपने गैमेट्स को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज करता है, जहां ये मूव करता है और फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। तो इंसेमिनेशन दैट मीन्स मेल गैमेट का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज करना, डालना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तीसरा आएगा हम लोगों का फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते हैं किसको है? फर्टिलाइजेशन वैसी प्रक्रिया, वैसा मेथड है, वैसा एक्टिविटीज है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलते हैं और मिल करके दोनों फ्यूज कर जाते हैं। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दोनों का आपस में मिल जाना। तीसरा आएगा हम लोगों का इम्प्लांटेशन। चौथा नंबर इम्प्लांटेशन प्रोसेस है। इम्प्लांटेशन IMPLANTATION, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का सेंस होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज करने के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको जाइगोट बोलते हैं, और वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट मींस जाइगोट सही प्लेस पर जाकर के इम्प्लांट करे जहां उसका डेवलपमेंट होगा। दैट मींस इम्प्लांटेशन का मतलब होता है सही प्लेस पर जाकर के इम्प्लांट करे। दैट मीन्स कि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन फीमेल में जाइगोट कहाँ जाता है? यूटेरस में, जहां इसके ग्रोथ या वृद्धि होती है। पांचवा नंबर आता एक छूट गया, बीच में कोई बात नहीं है। तो इम्प्लांटेशन पांचवा नंबर था, पहले हम चौथे नंबर पढ़ेंगे।
चौथा नंबर में क्लीवेज, CLEAVAGE क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन बाद क्लीवेज फिर इम्प्लांटेशन आएगा, तो फर्टिलाइजेशन बाद पहले क्लीवेज फिर इम्प्लांटेशन दोबारा हम बोल देंगे। क्लीवेज का मतलब ये होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिल जाए, ये फीमेल गैमेट स्फेरिकल होता है और मेल गैमेट जो होता है वो डार्ट लाइक होता है, आकर के इसके अंदर स्ट्राइक करेगा और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, बोलते हैं जाइगोट। यही जाइगोट डिप्लॉयड होगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n के फॉर्म में होंगे। इसके न्यूक्लियस कई पार्ट में टूटते हैं, तो न्यूक्लियस का कई पार्ट में टूटना, न्यूक्लियस का कई पार्ट में ब्रेक करना क्या कहलाता है? क्लीवेज कहलाता है। और ये एक बार टूटेगा तो 1 से 2 होगा, फिर टूटेगा तो 2 से 4 होगा, फिर 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। कभी कभी ये कॉजनली 32 भी हो जाता है टूट करके, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का कंडीशन है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूक्लियस का कई पार्ट में टूटना और रैपिडली टूटने के बाद वो खास तरीके से अरेंज होगा, जिसको मॉड्यूलर स्टेज, ब्लास्टोलर स्टेज भी हम कहते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो जाइगोट होगा। क्लीवेज दैट मींस ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। पांचवा नंबर आया हम लोग का इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन समझा है, फिर से एक बार बोलेंगे। इम्प्लांटेशन मतलब ये हुआ कि जब क्लीवेज हो गया, क्लीवेज होने के बाद इसमें जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस कई पार्ट में टूटने के बाद वो धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं एक सही प्लेस पर, जहां पर इस स्ट्रक्चर का जाइगोट जो टूट करके क्लीवेज के फॉर्म के बाद ब्लास्टोलर स्टेज को फॉलो करता है, वहां पर से ये जाएगा अपने एक सही जगह पर। तो ब्लास्टोलर स्टेज सीधा की सकता आता है एक ऐसे प्लेस पर जहां पर इसकी सही तरीके से डेवलपमेंट, वृद्धि, ग्रोथ हो सके। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं दैट मींस कि क्लीवेज जाइगोट और एम्ब्रियो के फॉर्म करना शुरू करता है, तो एम्ब्रियो का यूटेरस में आना कहलाता है हम लोग का इम्प्लांटेशन। उसके बाद आएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लासेंटा। 6 नंबर पे है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लासेंटा। अब मान लीजिए कि जब एम्ब्रियो यूटेरस में आ गया, यूटेरस में आने के बाद वो आसानी से वहां डेवलप नहीं करता है, बल्कि उसके डेवलप करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। उस एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पर यह आता है कि प्लासेंटा का डेवलपमेंट हो। प्लासेंटा है क्या? प्लासेंटा डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो फोइटस को, या कह सकते हैं एम्ब्रियो को, फोइटस को मदर बॉडी से अटैच करने का काम करता है। इसलिए प्लासेंटा का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। प्लासेंटा जैसे ही डेवलप करता है वो क्या करता है? इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर दैट इज एम्ब्रियो के साथ अटैच करता है और मदर बॉडी से अटैच करने के बाद नॉरिशमेंट का काम करता है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लासेंटा इज द 6th प्रोसेस। नेक्स्ट आया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद इसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके जो सेक्शन हुए, न्यूक्लियस टूटा है, वो अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं और 1 महीने के अंदर कई तरह का चेंजिंग्स और तब्दीली आती है। उसके बाद बॉडी में ऑर्गन्स बनने लगते हैं। तो जैसे ही ऑर्गन्स बनते हैं वो प्रक्रिया ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। और फर्स्ट सेक्शन में शुरू के 1 महीने के अंदर में सबसे पहले दिल बनता है फोइटस का, फिर आगे की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। जब सभी ऑर्गन्स बन जाते हैं तो उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सभी ऑर्गन्स बन जाते हैं। आंख, नाक, कान, स्किन, नाखून, ये सब आ जाते हैं। बाल वाल थोड़ा बाद में आता है बच्चे में। उसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप करता है। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोइटस, यानी कि फोइटस का डेवलपमेंट। फोइटस बोलेंगे उस वक्त जब एम्ब्रियो में ऑर्गन्स बन जाएंगे। उसके बाद जब कंप्लीट डेवलप हो गए तो किसी भी लिविंग बीइंग्स में डेवलपमेंट जब हो जाएगा तो उनके ऑफस्प्रिंग की पैदाइश होगी। पैदाइश को हम लोग बोलते हैं पार्टुलेशन। हम बोलचाल की भाषा में डिलीवरी बोलते हैं, यानी कि बच्चे की पैदाइश होना। ह्यूमन बीइंग्स में 9 मंथ के बाद बच्चे की पैदाइश होती है। इस तरीके से फर्स्ट 9 स्टेप्स फॉलो हो जाते हैं। 6 में था एस्टैब्लिशमेंट, 7 में आपको हमने बताया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट,
EMBRYONIC embryonic, DEVELOPment embryonic डेवलपमेंट। उसके बाद आया हम लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोएटस। उसके बाद आया हम लोग का पार्टुरेशन, PARTURITION पार्टुरेशन। ये एक्टिविटीज पूरी हो गई। उसके बाद का मामला यहां पर यह आया कि अब जब बच्चे की पैदाइश हो गई तो ये डेवलप करेगा। दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ डिलीवर्ड बेबी। आराम से अब जब बच्चे की पैदाइश हो गई तो वो माँ से नॉरिशमेंट लेगा तो उसमें डेवलपमेंट होगा। दीज आर दी एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब यह मामला ये आता है कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर्स की बात की जाए कि ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं उसके क्या क्या खासियत और कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला बात जानिए कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सेक्सुअली यूनिसेक्सुअल है। दैट मीन्स इसमें मेल और फीमेल अलग अलग पाया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि वैसे कैरेक्टर्स या सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसके जरिए हम लोग मेल और फीमेल को एक्सटर्नली देख के बता दें कि ये मेल और ये फीमेल है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बाकायदे हम लोग देख के बताते हैं विच वन इज बॉय विच वन इज गर्ल, तो देख करके बता देना सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। जिसमें ये एक्टिविटीज नहीं पाई जाती है उसका अलग मामला है। फिर आया हम लोगों का नेक्स्ट कैरेक्टर कि इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, वो मेल में जो गैमेट बनते हैं उसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। जो फीमेल्स में गैमेट बनते हैं उनको हम लोग ओवम कहते हैं। कैरेक्टर्स में हम लोगों ने देखा पहला कैरेक्टर्स यूनिसेक्सुअलिटी। दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसमें मेल और फीमेल्स अलग अलग पाए जाते हैं। दूसरा बताया हमने आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी ह्यूमन में मेल और फीमेल को एक्सटर्नली पहचानना आसान होता है, आसानी से हम लोग पहचान लेते हैं। तीसरा है ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर। दैट मीन्स कि ह्यूमन की अगर बात की जाए तो ह्यूमन्स जो हैं वो साल के किसी भी सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में आते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल सीजन मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट आया 28 डेज साइकिल। हम सिर्फ लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन में जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक खास तरह का साइकिल चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर 28 दिन पर ये फॉलो करता है। तो ये ह्यूमन फीमेल में ये एक्टिविटीज पाई जाती है। नेक्स्ट आया कि ह्यूमन फीमेल की ही बात की जा रही है। ह्यूमन फीमेल जो हैं वो एक्टिव होती हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं मेनार और मेनोपॉज के दरमियान। मेनार MENARCH मेनार और मेनोपाउज PAUSE मेनोपाउज का मतलब होता है कि जैसे ही ह्यूमन फीमेल्स में फर्स्ट सिम्टम नजर आता है कि वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गई हैं, दैट इज कॉल्ड मेनार। और लास्ट वाले को हम बोलते हैं मेनोपॉज। आमतौर पे मेनोपॉज का जो टाइम पीरियड होता है वो 45 to 50 ईयर्स होता है और मेनार का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 ईयर्स प्लस माइनस 2 ईयर्स होता है। तो ह्यूमन फीमेल्स जो है वो मेनार से मेनोपॉज के दरमियान में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए कॉमन डक्ट इन मेल फॉर डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन विच इज नोन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। कहने का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन मेल में यूरिन के और स्पर्म के डिस्चार्ज के लिए एक ही डक्ट होती है, एक ही नली होती है, एक ही रास्ता होता है जिसको हम लोग यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं। जबकि फीमेल्स में ये अलग होते हैं, फीमेल्स में ये अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, जिसको हम लोग वेजाइना और यूरिन डक्ट कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ह्यूमन्स आर विविपारस। दैट मीन्स ह्यूमन्स जो हैं
वो भी पैदा होते हैं, ये ऑफ स्प्रिंग की पैदाइश करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, इनमें अंडे का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स सफिशिएंट है। फिर अब अगर बात की जाए, ठीक है इतनी बात तो समझ में आ गई, अब इसके बाद जरा बताइए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम की अगर बात करते हैं तो सिस्टम का सेंस ये होता है कि कई अलग अलग सेक्शंस मिल करके इस एक काम को करने में अपना रोल अदा करे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर यहाँ पर बात दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर को लोग सिस्टम बोलते हैं क्योंकि उसमें स्कैनर अलग होता है, प्रिंटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, सारी चीज आपस में मिल करके काम करते हैं और काम करने के बाद जो तैयार हो उसको सिस्टम कहा गया। हम लोग बॉडी में है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत से सिस्टम है। उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ये हो गया कि वैसा सेक्शन, वैसा पार्ट जो कई ऑर्गन्स से आपस में इंटरकनेक्टेड हो और इंडिपेंडेंट भी हो, उसके बाद मिल करके एक ऐसे वर्क को परफॉर्म करे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इन सभी ऑर्गन्स के मिलने से जो सिस्टम तैयार हुआ उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड और interdependent organ of body component which take part in reproduction और sexual reproduction। इतनी बात आ गई। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात की जाए तो इसमें कई ऑर्गन्स मिल करके बनाते हैं सिस्टम को। तब अब बात आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गन्स के लिहाज से कितने पार्ट होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात की जाए तो दो, एक कहलाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा कहलाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स को अगर देखा जाए तो उसको दो ग्रुप में बांट दिया गया, प्राइमरी PRIMARY प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑर्गन जो बेसिक वर्क को परफॉर्म करता है, दैट मीन्स कि ह्यूमन मेल की अगर बात करें तो ह्यूमन मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं जो टेस्टिस है। दैट मीन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दैट ऑर्गन्स व्हिच फॉर्म गैमेट्स, व्हिच फॉर्म गैमेट्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है, वो पार्ट है जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ह्यूमन मेल में इसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं और ह्यूमन फीमेल में हम लोग ओवरी बोलते हैं। ह्यूमन मेल में टेस्टिस जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ह्यूमन फीमेल्स में ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ जो ओवम का फॉर्मेशन करेगा। इन फॉर्मेशन का टाइम पीरियड अगर बात की जाए तो फर्स्ट फेज लाइफ का जो गुजर जाता है जुवेनाइल फेज, उसी के बाद इसमें फॉर्मेशन होता है। आमतौर पे ह्यूमन मेल की बात करें तो 14 इयर्स +-2 एंड ह्यूमन फीमेल में 12 इयर्स +-2, ये इनका इनिशियल टाइम है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने का। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो स्पर्म या सेक्स सेल्स बनाते हैं, जर्मेटिव सेल्स बनाते हैं। तो उसकी बात की गई सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वैसे सेक्स ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो करते हैं रिप्रोडक्शन में, लेकिन उनका कोई मेजर रोल नहीं है। दैट मीन्स कि वो स्पर्म और टेस्टिस का दैट मीन्स कि वो स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बल्कि वो इनके कंडक्शन, इनके ट्रांसपोर्टेशन, इनके मूवमेंट में अपना रोल अदा करते हैं। इनके ट्रांसपोर्टेशन, इनके कंडक्शन में अपना रोल अदा करते हैं। दैट मीन्स अगर ह्यूमन मेल की बात करें तो ह्यूमन मेल में रीड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, ejaculatory duct, urethra, these are the section or the part which are known as secondary sex organ in human male. And in human female, oviduct, uterus, vagina,
और बहुत सारे हैं, ये कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, वुमेन फीमेल्स में। अब मामला यहाँ पर यह आया कि जब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हमने किया, इसके बाद टॉपिक आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट डे। सो थैंक यू।